नमस्कार साथियों। हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंद, अलंकार और रसों का हमने दोस्तों विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का दोस्तों आज अध्ययन करेंगे। शब्द शक्ति। और दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द शक्ति और शब्द शक्ति की सबसे पहले पढ़ते हैं परिभाषा। सामान्यतः सामान्यतः शब्द में अंतर्निहित सामान्यतः शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को प्रकट करने वाले व्यापार को व्यापार दोस्तों यहां पर शक्ति को कहा गया है। प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अथवा यदि कोई शब्द अभिव्यक्त होकर अर्थ व्यंजना करता है, यदि कोई शब्द अभिव्यक्त होकर अर्थ व्यंजना करता है, अर्थात भिन्न परिस्थिति मनोदशा एवं भिन्न वातावरण के अनुसार एक शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करने लगता है। तो वहां उस शब्द की शक्ति को अर्थ प्रकट करने लगता है, तो वहां अर्थ को प्रकट करने लगता है, तो वहां उस अर्थ की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थ की शक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द शक्ति कहते हैं।
यहां पर हमें एक बात याद रखनी है कि शब्द शक्ति के अंतर्गत दोस्तों सारा खेल एक शब्द का ही है। पहले शब्द लिखा हुआ है, शब्द के आगे क्या लिखी हुई, शक्ति लिखी हुई। तो सारा का सारा खेल है यहां पर शब्द शक्ति में, एक शब्द का ही पूरा खेल है कि सामान्यतः शब्द में अंतर्निहित है, यानी एक शब्द में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, हिंदी के अंतर्गत एक शब्द में एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं। तो एक शब्द के अंतर्गत जितने अर्थ समाये हुए उसका पता कैसे चलेगा, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग करने के बाद में जिस स्थान पर उस शब्द का जो अर्थ एकदम सटीक और सही बैठता है वही उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो एक शब्द में अंतर्निहित यानी एक शब्द के अंदर अनेक प्रकार के अर्थ समाये हुए, उन अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द शक्ति कहते हैं। अथवा यदि कोई शब्द अभिव्यक्त होकर यानी उसका जब अर्थ प्रकट होता है, अभिव्यक्त होकर अर्थ व्यंजना करता है, मतलब व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है, अर्थ व्यंजना करता है, अर्थात अलग अलग प्रसंग के अनुसार, अलग अलग प्रसंग के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है, या भिन्न परिस्थिति यानी परिस्थिति बदल देते हैं, मनोदशा बदल जाती है या फिर वातावरण बदल जाता है, तब वह शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करने लगता है। तो दोस्तों वहां पर उस अर्थ की शक्ति को क्या कहते हैं, उस अर्थ के शब्दी को, उस अर्थ की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। यहां पर शब्द शक्ति के में हमें एक परिभाषा पढ़ने को मिलती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए, आचार्य शुक्ल ने शब्द एवं अर्थ, शब्द एवं अर्थ को परिभाषित परिभाषित करते हुए, परिभाषित करते हुए लिखा है कि सुनी परी जो शब्द है, सुनी परी जो शब्द है समुझे परी जो अर्थ, सुनी परी जो शब्द है समूचे परी जो अर्थ, अर्थात जो कुछ हमें सुनाई देता है, अर्थात जो कुछ हमें, अर्थात जो कुछ हमें सुनाई देता है उसे शब्द कहते हैं। तथा उस सुने हुए शब्द का जो भाव हमारी समझ में आता है उसे अर्थ कहते हैं। तथा उस अर्थ को
प्रकट करने वाली, उस अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। उस अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। उस अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है दोस्तों? शब्द शक्ति कहलाती है। तो आचार्य शुक्ल ने परिभाषित किया है, शब्द एवं अर्थ दोनों को एक साथ परिभाषित किया है। शब्द और अर्थ दोनों को एक साथ परिभाषित किया है और परिभाषा दी है कि सुनी परी जो शब्द है, समूची परी जो अर्थ है। जो कुछ हमें सुनाई देता है, जो कुछ हमें सुनाई देता है उसे शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्द। और उस शब्द या फिर शब्द के अंश का जो भाव हमारी समझ में आता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अर्थ कहते हैं। और उस अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति है दोस्तों, वो शब्द शक्ति कहलाती है। तो यहां पर हमें एक ही बात याद रखनी है कि शब्द शक्ति के अंतर्गत सारा खेल किसका है? एक शब्द का है। एक शब्द अभिव्यक्त होता है और एक से अधिक अर्थ प्रकट करने लगता है, तो वहां पर क्या मानी जाती है? शब्द शक्ति मानी जाती है। तो इसको उतारी, आगे पढ़ते। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शब्द अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के माने जाते हैं? तीन प्रकार के माने जाते हैं। तो आचार्य मम्मट ने स्वरचित रचना काव्य प्रकाश, स्वरचित रचना काव्य प्रकाश में शब्द तीन प्रकार के बताए हैं। ठीक है, तीन में से सबसे पहला वाचक शब्द, दूसरा लक्षक शब्द, और तीसरा व्यंजक शब्द। इन तीनों शब्दों के आधार पर शब्द शक्ति के भी तीन भेद माने जाते हैं। शब्द शक्ति के भी तीन भेद माने जाते हैं। जहां पर वाचक शब्द होता है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षक शब्द होता है, लक्षणा शब्द शक्ति। जहां पर व्यंजक शब्द होता है, व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के भी दोस्तों कितने भेद माने जाते हैं? तीन भेद माने जाते हैं। जहां पर वाचक शब्द होता है,
अभिधा शब्द शक्ति, लक्षक शब्द होता है लक्षणा शब्द शक्ति, और व्यंजक शब्द होता है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को दोस्तों मुख्यार्थ, मुख्यार्थ के साथ में वाच्यार्थ, वाचार्थ के साथ में मुख्यार्थ वाचार्थ, अभिधार्थ, और अभिधार्थ के साथ में संकेतार्थ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। मुख्यार्थ, वाचार्थ, अभिधार्थ और संकेतार्थ। लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थों को लक्ष्यार्थ, या आरोपितार्थ, या फिर लक्षणों के आधार पर अन्यार्थ, और व्यंजना शब्द शक्ति में दोस्तों व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ के साथ में ध्वन्यार्थ, और ध्वन्यार्थ के साथ में अन्यार्थ। दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति में अन्य अर्थ है वो अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है तो अन्य अर्थ माना जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो लक्षणों के आधार पर, यहां पर याद रखना है कि अन्य अर्थ तो प्रकट होता है लेकिन अन्य अर्थ लक्षणों के आधार पर, यहां पर जो अन्य अर्थ है वो अलग अलग प्रसंग के आधार पर है, अलग अलग प्रसंग के आधार पर। तो शब्द मुख्य रूप से तीन प्रकार के माने जाते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों शब्दों के आधार पर शब्द शक्ति के भी कितने भेद दोस्तों? तीन। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और इसके साथ ही व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को मुख्यार्थ, वाचार्थ, अभिधार्थ और संकेतार्थ कहते हैं। इसके अलावा लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट को लक्ष्यार्थ, आरोपितार्थ या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ प्रकट होता है तो यहाँ पर अन्य अर्थ। व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थों को व्यंग्यार्थ, ध्वन्यार्थ, अन्यार्थ। अन्यार्थ दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रसंग के अनुसार प्रकट होता है तब माना जाता है। तो इसके बाद में उतारिए, आप सीधे पढ़ते हैं शब्द शक्ति और सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अभिधा शब्द शक्ति का। अभिधा शब्द शक्ति पढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले। अभिधा शब्द शक्ति परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद यदि कोई शब्द, यदि कोई शब्द अपना मूल अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, अपना मूल अर्थ लोक प्रचलित अर्थ वास्तविक अर्थ है एवं शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो उसे
वाचक शब्द कहते हैं तथा वाचक शब्द की शक्ति को वाचक शब्द की शक्ति को अबेदा शब्द शक्ति कहते हैं। वाचक शब्द की शक्ति को अबेदा शब्द शक्ति कहते हैं तथा अबेदा शब्द शक्ति के द्वारा अबेदा शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतार्थ एवं अभिधार्थ कहते हैं दोस्तों। अभिधार्थक कहते हैं। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति। दोस्तों शब्द की शक्ति का प्रयोग कब चलेगा, पता कब चलेगा, जब उस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करने के बाद में। तो यहां पर हमें परिभाषा पढ़ने को मिली है कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यदि कोई शब्द है वो अपना मूल अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, वास्तविक अर्थ और शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है। इसको अपना मूल अर्थ के साथ में अपना लोक प्रचलित अर्थ, वास्तविक अर्थ और शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द की शक्ति को दोस्तों अबेदा शब्द शक्ति कहते हैं। और अबेदा शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को विशेष तौर पर याद रखिए, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतार्थ और अभितार्थ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अभितार्थ के नाम से जाना जाता है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। दोस्तों पत्र का हमने, पत्र शब्द के अंतर्गत है, पत्र का हमने वाक्य में प्रयोग किया और वाक्य में प्रयोग करने के बाद में ये इस वाक्य के अंतर्गत वास्तविक अर्थ शब्द को से अर्थ ही प्रकट कर रहा है। ये शब्द मोहन पत्र लिखता है, कपिल मोहन पत्र लिखता है, कपिल विद्यालय जाता है, रवि होशियार बालक है, रवि होशियार बालक है। गाय घास से चर रही है। तो पत्र, विद्यालय, होशियार, घास, इन शब्दों का दोस्तों हमने क्या किया, वाक्य में प्रयोग किया। और वाक्य में प्रयोग करने के बाद में अपने मूल अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। किसको, मूल अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो मूल अर्थ को प्रकट कर रहे हैं तो वाचक शब्द और इन शब्दों की जो शक्ति है दोस्तों वो क्या कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति। और यहां पर हमें एक बात और पढ़नी है कि जब किसी पद के अंतर्गत यमक अलंकार की प्राप्ति हो रही हो, जब किसी पद के अंतर्गत यमक अलंकार की प्राप्ति हो रही हो
यमक अलंकार की प्राप्ति हो रही हो तो वहां पर सदैव अभिधा शब्द शक्ति ही मानी जाती है। जैसे हरि ने, हरि ने नारद को हरि रूप दिया, हरि ने नारद को हरि रूप दिया। तो यहां पर हरि शब्द दो जगह है और दोनों का शब्दकोश के अनुसार पहले हरि का अर्थ दोस्तों विष्णु और दूसरे हरि का अर्थ बंदर ग्रहण किया जाता है। तो यहां पर ये दोनों शब्द अपने मूल अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं। अतः यहां पर यमक अलंकार की प्राप्ति हुई है और यमक अलंकार जहां पर होता है तो दोस्तों याद रखिए कौन सी शब्द शक्ति मानी जाती है, अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। जैसे कनक कनक, कनक कनक थे सौ गुनी, कनक कनक थे सौ गुनी। मादकता अधिकाय, कनक कनक थे सौ गुनी मादकता अधिकाय। या खाए बोराई जग, या खाए बोराई जग। वा पाए बोराय। कनक कनक थे सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। यहां पर दोस्तों कनक शब्द की दो बार आवर्ती हुई है। यहां पर क्या है, कनक शब्द की दो बार आवर्ती है और दो बार आवर्ती होते कनक कनक ते सौगुनी। यहां पर दोनों का अर्थ है एक जगह धतूरा और दूसरी जगह सोना ग्रहण किया है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराई जग वा खाए बोराय। बोराय का अर्थ पागल होता है कि धतूरे का ज्यादा नशा करने से भी व्यक्ति पागल हो जाता है और जिस व्यक्ति के पास में बहुमूल्य जो धातु सोना होती है वो भी ज्यादा होता है तो उस व्यक्ति के वो व्यक्ति भी पागल हो जाता है, अहम का भाव आ ही जाता है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों के शब्दकोश के अनुसार धतूरा और सोना अर्थ ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों ये वास्तविक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, वास्तविक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द शक्ति कौन सी मानी गई है दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी, अभिधा शब्द शक्ति मानी गई है। तो इसको उतारिए, इसके बाद में पढ़ते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति दोस्तों परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर, वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर, वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर यदि किसी शब्द का, यदि किसी शब्द का मूल अर्थ, यदि किसी शब्द का मूल अर्थ वास्तविक अर्थ लोक प्रचलित अर्थ एवं शब्दकोशीय अर्थ शब्दकोशीय अर्थ
ग्रहण करने पर तो बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। परंतु लक्षणों के आधार पर, परंतु लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करने से संपूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, संपूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। संपूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है तो उसे लक्षक शब्द कहते हैं, तो उसे लक्षक शब्द कहते हैं। तथा लक्षक शब्द के द्वारा लक्षक शब्द के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को, लक्षक शब्द के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को, लक्षक शब्द के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तथा लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को, प्रकट किए जाने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ, आरोपितार्थ एवं अन्य अर्थ, यानी लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करने पर अन्य अर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लक्षणा शब्द शक्ति की दोस्तों परिभाषा हमें पढ़ने को मिलती है कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद में, वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यदि किसी शब्द का मूल अर्थ, वास्तविक अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ और लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण करने पर तो बाधा उत्पन्न होती है। मुख्य अन्य शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने पर तो क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। और लक्षणों के आधार पर देखो, किसके आधार पर, लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करने से संपूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। तो लक्षक शब्द, लक्षक शब्द की शक्ति को दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं और लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को क्या कहते हैं, लक्ष्यार्थ, आरोपितार्थ एवं अन्य अर्थ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं और 3 स्थितियां प्राप्त होने पर लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। ठीक है, 3 स्थितियां प्राप्त होने पर लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। निम्नलिखित 3 स्थितियां, निम्नलिखित 3 स्थितियां
निम्नलिखित 3 स्थितियां प्राप्त होने पर लक्षणा शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। पहली अवस्था हमें पढ़ने को मिलती है कि मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना। शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना। इसके अलावा मुख्य अर्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ प्राप्त होना, मुख्य अर्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ। मुख्य अर्थ से भिन्न मुख्य अर्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ प्राप्त होना तथा तीसरा जो पॉइंट है वो पढ़ने को मिलता है कि लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के पीछे कोई रूढ़िवादी परंपरा या प्रयोजन होना। लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के पीछे कोई रूढ़िवादी परंपरा रूढ़िवादी परंपरा या प्रयोजन होना। ठीक है, तो दोस्तों 3 स्थितियां प्राप्त होने पर विशेष तौर पर यहां से आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। तो यहां से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3 बातें याद रखनी है। शब्द के मुख्य अर्थ में क्या उत्पन्न होना, बाधा उत्पन्न होना, पहली बात है। मुख्य अर्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होना यानी लक्ष्यार्थ प्राप्त होना, या फिर लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के पीछे कोई रूढ़िवादी परंपरा यानी प्राचीन समय के अंतर्गत चली हुई कोई परंपरा, या फिर जहां पर प्रयोजन का अर्थ दोस्तों उद्देश्य होता है, प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य होता है। तो लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के पीछे कोई उद्देश्य या फिर कोई प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा यदि काम करती है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है? जैसे जैसे वह बालक तो गधा है। यहां पर दोस्तों इस पद के अंतर्गत मुख्यार्थ, इस पद के अंतर्गत मुख्यार्थ तो गधा ही प्रकट हुआ है, मुख्य अर्थ तो गधा, लेकिन इस पद का जो लक्ष्यार्थ प्रकट हुआ है लक्ष्यार्थ यहां पर मूर्ख प्रकट हुआ है। यहां पर मुख्य अर्थ तो गधा और लक्ष्यार्थ तो लक्षणों के आधार पर मूर्ख व्यक्ति को गधा कहा जाता है। तो मुख्य अर्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हुई है, अतः यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति मानी गई है। इसके अलावा जैसे पद लिखता हूं, वह लड़की तो वह लड़की तो नीरी गाय है। तब लड़की गाय कैसे हो सकती है? तो यहां पर भी देखो मुख्यार्थ
दोस्तों मुख्य अर्थ तो यहां पर है नीरी गाय है, लेकिन यहां पर लक्ष्यार्थ जो प्रकट हुआ है वो प्रकट हुआ सीधा सरल स्वभाव। सीधा सरल स्वभाव। तो दोनों पदों को पढ़ने के बाद में यही महसूस होता है कि एक व्यक्ति गाय और गधा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर लक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर मूर्ख और सीधा सरल स्वभाव ग्रहण किया जाता है। अतः यहां पर जो शब्द शक्ति मानी गई है दोस्तों वो कौन सी मानी गई है? यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति मानी गई है। कौन सी? लक्षणा शब्द शक्ति मानी गई है। और इसके बाद में पढ़ते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति के भेद को लेकर विचारकों ने अपने अलग तरीके बताए और अंत में उन सारे तरीकों को एक जगह करके वास्तविक भेद भी ग्रहण किए गए। तो आचार्य विश्वनाथ, पहली बात हमें पढ़ने को मिलती है कि आचार्य विश्वनाथ। दोस्तों आचार्य विश्वनाथ की रचना हमें पढ़ने को मिलती है साहित्य दर्पण। ऐसे साहित्य दर्पण में शब्द शक्ति के दोस्तों 80 वेद स्वीकार किए हैं। कितने वेद? 80 वेद स्वीकार किए हैं। कितने? 80। 80 में से जैसे रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनावती लक्षणा है, जैसे रूढ़ि लक्षणा और रूढ़ि के साथ में प्रयोजनावती। रूढ़ि और प्रयोजनावती, इन्होंने रूढ़ि लक्षणा के 8 वेद और प्रयोजनावती लक्षणा के 32 वेद। रूढ़ि लक्षणा के 8 वेद और प्रयोजनावती के 32 वेद। 8 और 32 कितने हो गए दोस्तों? 40 हो गए। और प्रत्येक का एक एक वेद और स्वीकार किए, तो 8 का एक एक तो कितनी हो गई? 16। और 32 का एक एक तो कितनी हो गई? 64। और 16 और 64 कितने हो गए? 80 वेद। 16 और 64 कितने हो गए? 80 वेद। तो आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण रचना के अंतर्गत लक्षणा शब्द शक्ति के दोस्तों कितने वेद स्वीकार किए? 80 वेद स्वीकार किए। इसके अलावा आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट की जो रचना मिलती है दोस्तों वो काव्य प्रकाश मिलती है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश रचना के अंतर्गत शब्द शक्ति के, लक्षणा शब्द शक्ति के 6 वेद स्वीकार किए। लेकिन आचार्य मम्मट के बाद में अन्य जो प्रवर्ती कवि थे उन प्रवर्ती कवियों ने लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 2 वेद स्वीकार किए और 2 के साथ में उनके अन्य उपवेद भी स्वीकार किए हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से दोस्तों 2 वेद माने जाते हैं, एक रूढ़ा या रूढ़ी लक्षणा, यहां पर भी रूढ़ी कर देते हैं, रूढ़ा लक्षणा। और रूढ़ा लक्षणा के साथ में दोस्तों दूसरा स्वीकार किया है प्रयोजनावती लक्षणा। अन्य प्रवर्ती कवियों ने लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से कितने वेद? 2। और उसके बाद में कुछ अन्य वेद भी स्वीकार किए हैं। प्रयोजनावती लक्षणा शब्द शक्ति के दोस्तों 2 वेद स्वीकार किए। प्रयोजनावती के 2 वेद, 2 में
एक स्वीकार किया गौणी लक्षणा, और गौणी के साथ में शुद्धा लक्षणा। यहां पर गौणी लक्षणा के फिर दो भेद स्वीकार किए, सारोपा लक्षणा सारोपा लक्षणा। और सादे वशाना लक्षणा, सादे वशाना लक्षणा। उसके बाद में सुधा लक्षणा के फिर दो भेद स्वीकार किए, उपादान लक्षणा और उपादान के साथ में दोस्तों लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। फिर उपादान और लक्षण लक्षणा के भी दोस्तों दो दो भेद, एक सारोपा लक्षणा साध्यावसाना लक्षणा। यहां पर भी सारोपा लक्षणा और साध्यावसाना लक्षणा। तो लक्षणा शब्द शक्ति के आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण रचना में दोस्तों कितने भेद स्वीकार किए? 80 भेद स्वीकार किए। कितने? 80। रूढ़ी लक्षणा या फिर रूढ़ा लक्षणा के 8 और प्रयोजनावती के 32 और प्रत्येक का एक एक भेद और स्वीकार कर लिया तो कितने हो गए? 80 भेद स्वीकार किए। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश रचना में इसके कितने भेद? 6 भेद। लेकिन अन्य जो परवर्ती कवि थे उन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 2 भेद स्वीकार किए, जिसमें एक रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनावती लक्षणा। प्रयोजनावती के 2 लक्षण प्राप्त किए, गौणी लक्षणा और सुधा लक्षणा। गौणी लक्षणा दोस्तों सारोपा लक्षणा और साध्यावस्था लक्षणा। इसके अलावा सुधा लक्षणा उपादान और इसके भी 2 भाग, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, और इनके भी 2 भेद है। तो इसलिए 4 2 6 6 2 8 2 10 और टोटल कितने भेद हो गए दोस्तों? लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 2 और कुल कितने भेद माने जाते हैं? 12 भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से 2 भेद और कुल कितने माने जाते हैं? 12 भेद माने जाते हैं। कितने? 12 भेद। तो ये इसका समीकरण है। इसके बाद में रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनावती लक्षणा दोस्तों इनकी चर्चा करेंगे आगे की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।